बिहार में चुनावी सरगर्मी अब तेज हो चुकी है और आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज तक से बातचीत करने के लिए। अगर आप सेना तैयार करने की बात करें कि आपके तरफ की सेना तैयार हो गई है चुनाव के लिए या आपके विपक्ष की सेना तैयार हो गई है कि नहीं, लेकिन सबसे पहले मैं आप ही के घर की बात करना चाहूँगा। बहुत खटपट नज़र आ रहा है। खटपट आपके वजह से तो थोड़ा कम है, लेकिन अभी मांझी जी के तरफ से जो आपके केंद्र में साथी भी हैं, वो एक तरीके से कहें तो चेतावनी दे रहे हैं, उसको आप धमकी समझ लीजिए। 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं मांझी। अगर उनको उतनी सीटें, जो कम से कम 20 सीटें वो मांग रहे हैं, अगर नहीं मिलता है तो सबसे पहले यही जानना चाहेंगे। देखिए, जहाँ तक आपने सेना की बात की, हमारी सेना भी तैयार है, हमारे सेनापति भी तैयार हैं। और एक बात मैं स्पष्ट तौर पे बोल दूं, ये एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया जाता है चुनाव से पहले, और हर चुनाव से पहले हम लोगों ने देखा जहां एक तरफ महागठबंधन में कुछ तय नहीं हो रहा होता है, बट वो बहुत खूबसूरती से बॉल हमारे पाले में फेंक देते हैं और इस बात का नैरेटिव सेट कर देते हैं कि एनडीए में तो सीटों का बंटवारा नहीं हो पाएगा, एनडीए में बहुत दिक्कत होगी सीटों के बंटवारे की। ये हम लोगों ने हर लोकसभा में देखा, हर विधानसभा में देखा, जबकि हकीकत में महागठबंधन में कितनी खींचातानी हुई है। हम लोगों ने तो यहाँ तक भी देखा कि एक चुनाव में नॉमिनेशन, मतलब ये अनाउंस होने तक, चुनाव अनाउंस होने तक, नोटिफिकेशन आने तक जो दल उनके साथ थे, नॉमिनेशन होते होते वो दल उनसे छटक गया। तो ऐसे में महागठबंधन का मैं ज़रूर मानूंगा कि पुनः जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष बिहार ने पूरी ताकत लगा दी, पर उसके बाद भी लोकसभा नेता प्रतिपक्ष ने एक बार भी उनके नेतृत्व को स्वीकारा नहीं, उनके साथ पूरी यात्रा कर ली, पर अभी तक उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे ये एक बार भी उनके मुंह से निकला नहीं। तो मैं ये ज़रूर मानूंगा कि महागठबंधन में ज़रूर इस बात को लेकर खींचातानी होगी। जहाँ तक रही बात मेरे घर की या हमारे अपने घर की बात बताइए। यहाँ पर मैं इतना विश्वास आपको दिलाता हूँ, कतई कोई किसी तरीके की खींचातानी नहीं है। मैं मानता हूँ कि जैसे ही सीटों को लेकर चर्चाओं का दौर शुरू होगा, अभी तक हम सब लोग उपराष्ट्रपति जी के चुनाव में उलझे हुए थे, पर मैं मानता हूँ कि जैसे ही ये सारी चीज़ें अब शुरू होंगी, बहुत एमिकेबली, बहुत सहजता से हो जाएगा। मांझी जी के बयान का आपने जिक्र किया, उन्होंने अपनी एक पोजीशनिंग को लेकर चुनाव के आसपास इस तरीके के बयान हर दल देता है, इच्छा रखता है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा उनको सीटें मिले। पर मैं इतना ज़रूर विश्वास दिलाता हूँ कि हर वो दल जो जितना सामर्थ्य है, जितनी क्षमता रखता है, उसके अनुसार उनको ज़रूर सीटें दी जाएंगी। अंतोगत्वा फैक्टर विनेबिलिटी का होगा, वो आधार बनेगा। जो दल जहां से जीतने की क्षमता रखता है, ज़रूर उसको वहां की सीट दी जाएगी। मांझी केवल एक सांसद हैं अपनी पार्टी के, मांग रहे हैं 20 सीटें, चेतावनी दे रहे हैं 100 सीटें लड़ने के लिए। चिराग पासवान के पास है 100% स्ट्राइक रेट के साथ 5 सांसद, और वो जो सीटें मांग रहे हैं, क्या उतनी सीटें मिलेंगी? जो जानकारी ये हम लोग को मिल रही है कि आपको 24-25 सीटें ही शायद दिया जाए। जो खबरें आ रही हैं, रिपोर्ट्स आते हैं कि आपको 24-25 सीटें ही दी जाएंगी। क्या लगता है कि इस बार चिराग मान जाएंगे उतनी कम सीटों पर? ये खबरें कहाँ से आ रही हैं और कौन दे रहा है, मुझे इसकी जानकारी नहीं है, तो मैं इस पर कोई टिप्पणी करूँगा भी नहीं। और मैं इसलिए भी इस पर टिप्पणी नहीं करूँगा बिकॉज मैं उस नेगोशिएशन के मध्य में हूँ। मतलब मैं जानता हूँ कि कितनी चर्चाएं हुई हैं, कितनी चर्चाएं नहीं हुई हैं। तो ऐसे में मैं इतना ज़रूर दावे के साथ मैं कह सकता हूँ, और आप देखिएगा जब सीटों की घोषणा की जाएगी तो अपने आप पता चल जाएगा कि ये सूत्रों के हवाले से और ये जो दावे किए जा रहे हैं या ये जो नैरेटिव एक सेट करने का प्रयास किया जा रहा है वो कितना गलत है। हम लोगों ने हर चुनाव में, और रोहित भाई मैं आपको तो मतलब कह ही सकता हूँ क्योंकि हमने कई चुनाव एक साथ देखे हैं। चुनाव से पहले की भूमिका कैसे होती थी, चुनाव के दौरान की भूमिका, हर चुनाव में लोकसभा में मुझे 2 से ज़्यादा कभी सीटें दी नहीं गई, और जितनी सीटें मिली 2 से ज़्यादा मुझे जीतते हुए कभी दिखाया नहीं गया। भले वो कोई इतने भी सर्वेज हों, भले वो कितने भी सूत्रों के हवाले से खबर हो, हर लोकसभा, इस बार भी 2024 से पहले भी यही कहा जा रहा था कि चिराग अकेला सांसद है, बहुत होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे 2 सीटें दी जाएंगी। 5 सीटें दी गई। अधिकांश सर्वे ने दिखाया कि मैं 2 से ज़्यादा सीटें मैं नहीं जीतूंगा, मैं 5 की 5 जीता। यही 19 में हुआ, यही 14 में हुआ। तो बहरहाल मैं बिना अपने आप को इन सब चीज़ों में उलझाए कि क्या खबरें आ रही हैं, क्या किया जा रहा है, मैं जानता हूं कि गठबंधन के भीतर क्या बातचीत चल रही है, और इतना मैं ज़रूर विश्वास दिलाता हूं कि वो बहुत सकारात्मक है और बहुत संतोषजनक है। आपको लगता है विनिबिलिटी ही एकमात्र फैक्टर होना चाहिए जब आप सीट शेयरिंग की चर्चा कर रहे हैं, या जब बंटवारा हो रहा है, या कुछ और फैक्टर भी होना चाहिए कि चिराग बड़ा या मांझी बड़ा?
नहीं, कतई नहीं। चिराग बड़ा या माझी बड़ा नहीं। फैक्टर तो सबसे ज़्यादा जनता से जुड़े हुए मुद्दे होने चाहिए। पढ़ा लिखा प्रत्याशी हो ये बहुत ज़रूरी है, उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो ये ज़रूरी है। साफ़ सुथरी छवि के जब पढ़े लिखे लोग और युवा खास तौर पे जब राजनीति में आएंगे तो मैं मानता हूं कि उस बदलते बिहार को हम लोग देख पाएंगे। तो मेरे लिए तो ये सारे फैक्टर्स हैं ही। मेरा तो एक अपना MY फैक्टर है जो मैंने लोकसभा में भी दिखाया, महिला और युवा का। तो ऐसे में मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को मौका दिया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को मौका दिया जाए, साफ़ सुथरी छवि वाले पढ़े लिखे लोगों को मौका दिया जाए। ये मेरे लिए ज़रूर फैक्टर बनेंगे। बट येस, एट द एंड ऑफ द डे इट्स ऑल अबाउट द नंबर्स ऑल्सो। सो जो दल कहाँ पे कितना मजबूत है उस आधार पे ज़रूर सीटें बंटनी चाहिए। नज़रअंदाज उस फैक्टर को बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कतई नहीं। विनेबिलिटी एक अपने में बहुत बड़ा फैक्टर है, खासतौर पे ये वाला चुनाव जहाँ पे हम लोग इतने बड़े लक्ष्य के ओर हम लोग अग्रसर हो रहे हैं। हम लोग ऑल टाइम हाई पे इस बार हम लोग जाने का हम लोग लक्ष्य रखते हैं। 225 से ज़्यादा सीटें जीतने का हम लोग लक्ष्य रखते हैं और मैं मानता हूँ कि वो क्षमता इन 5 दलों के गठबंधन में है। पहली बार नीतीश कुमार के साथ आप चुनाव लड़ेंगे, अभी तक ऐसा हुआ नहीं है किसी भी चुनाव में। आप उनके खिलाफ चुनाव लड़े हैं, डैमेज तो आपने जो किया था वो किया ही था। इस बार क्या लगता है, क्या नीतीश कुमार का जो एक बैगेज है, एक एंटी इनकम्बेंसी और फिर जो बाकी बहुत सारी मुद्दे जो हैं नीतीश कुमार के खिलाफ में हैं, उससे क्या NDA को नुकसान पहुँच सकता है? चिराग भले साथ आ गए हों लेकिन फिर भी नीतीश कुमार एक कमज़ोर कड़ी आज मानते हैं आप NDA के हैं, या वो ज़रूरी है? मैं कतई नहीं मानता, बल्कि मैं मानता हूँ सबसे मजबूत कड़ी मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, जो अनुभव उनके पास है। देखिए, 2 तरीके होते हैं किसी भी पक्ष को देखने के। या तो आप उसको 2 दशक की 20 साल की एंटी इनकम्बेंसी के तौर पे देख लें, या 20 साल के अनुभव के तौर पर देख लें। और मैं मानता हूँ कि आज की तारीख में जब बिहार इतने नाजुक मोड़ पे खड़ा हुआ है, नाजुक इन द सेंस अब यहाँ से बदलाव की शुरुआत हो रही है। इससे पहले आखिरी बार हमने कब देखा कि देश का कोई प्रधानमंत्री इतनी बार बिहार आया हो, हज़ारों करोड़ों की परियोजनाओं को ना सिर्फ बिहारियों के लिए उन्होंने समर्पित किया हो, बल्कि उनको धरातल पर भी उतारा हो। सिर्फ हम लोगों ने शिलान्यास नहीं किया, उद्घाटन तक मेरे प्रधानमंत्री ने उन परियोजनाओं का करने का काम किया। तो मैं मानता हूं कि मौजूदा मुख्यमंत्री के पास एक बहुत बड़ा अनुभव है, जो अब यहाँ से बिहार को आगे विकास की राह पर तीव्र गति के साथ लेकर जाएगा। तो जो बैगेज, लाइबिलिटी, ये सारे विपक्ष के कंसेप्ट हैं जो वो नैरेटिव सेट करने का प्रयास कर रहे हैं, मैं मानता हूं कि सबसे मजबूत कड़ी आज की तारीख में हमारे गठबंधन में कोई है तो ये वही डबल इंजन की सरकार, जहां केंद्र में प्रधानमंत्री इसका नेतृत्व कर रहे हैं और यहाँ प्रदेश में मुख्यमंत्री कर रहे हैं। लेकिन आप ही वो थे ना 2020 में जो नीतीश कुमार को बैगेज मानते थे, लाइबिलिटी बताते थे। अचानक 5 साल में ऐसा क्या हो गया कि नीतीश कुमार आपके प्यारे हो गए? मैं रोहित, मैं 21वीं सदी का पढ़ा लिखा युवा हूँ और मैंने भाषा की मर्यादा का हमेशा मैंने ध्यान रखा है। बैगेज, लाइबिलिटी, मैं एक ऐसे परिवार से आता हूँ जहाँ अपने से बड़ों को हमेशा आदर से, भले आप उनकी सोच से सहमत हो नहीं हो, और यही 2020 में हुआ था। कई ऐसे विषय थे जहाँ पे मेरी असहमति थी और इसीलिए, और क्योंकि मुझे गठबंधन के भीतर वो स्पेस नहीं मिलता था अपनी बातों को रखने का। 2020 का माहौल आप जान ही रहे हैं। ठीक उसी साल मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी का निधन हुआ था। गठबंधन में किसी को लगता नहीं था कि उसके बाद मैं उनकी पार्टी को उस तरीके से आगे लेकर जा पाऊंगा, और इसीलिए गठबंधन में मुझे पूरी तरीके से कॉर्नर किया जाता था, मेरी बातों को महत्व नहीं दिया जाता था। तो मेरे पास कोई जगह नहीं थी और अपनी बातों को रखने की, और आप सबका मैं साथ लेता था अपनी बातों को रखने के लिए। ऐसा नहीं है कि कंसर्न्स, इश्यूज आज नहीं होते, आज भी कई नीतियों को लेकर, भाई गठबंधन में 5 दल हैं तो हर कोई अपना अपना मत रखेगा, हर किसी की अपनी अपनी प्राथमिकताएं होंगी। बट क्योंकि वो स्पेस विद इन द अलायंस मिलता है तो ये बातें हम लोग वहीं पे हम लोग सुलझा लेते हैं। तो 2020 और 2025 में गंगा में काफ़ी पानी बह चुका है, परिस्थितियां बहुत बदली हैं। लेकिन एक चीज़ आप क्या मानते हैं कि सीट शेयरिंग को लेकर आप पे जो चर्चा चल रही है, 25 सीटें होती हैं, लेकिन आपकी भी ज़्यादा जाहिर सी बात है ज़्यादा मांग होगी, आप भी चाहेंगे कि विनेबिलिटी फैक्टर रख के आपको ज़्यादा से ज़्यादा सीटें मिली जाएं। अगर कहीं बीच का रास्ता ऐसा होता है, कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करने की स्थिति होती है, तो क्या चिराग पासवान थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करने की स्थिति में हैं, NDA में बने रहेंगे, या फिर आपको लगे नहीं यार इस बार अब बात नहीं बनी तो फिर 2020 जैसा स्टैंड लिया जाना चाहिए? आज तक कभी कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत NDA के भीतर मुझे महसूस नहीं हुई। 2014 में जिस खूबसूरती के साथ 7 सीटें हम लोग को दी गई, उसमें से 6 हम लोगों ने जीतने का काम किया। 15 में हम लोग को जिस तरीके से 43 सीट्स पे हम लोग का नेगोशिएशन हुआ, उस वक्त खैर परिस्थितियां अलग थी, NDA उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाया। 19 में पुनः हम लोग को वही 7 का आंकड़ा बरकरार रखा गया, 6 लोकसभा की, और मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी को राज्यसभा की सीट दी गई। 20 में
विभिन्न कारणों से वो गठबंधन नहीं बैठ पाया। 24 में पुनः मैंने आज तक कभी नहीं देखा कि गठबंधन धर्म की राजनीति में किसी एक सांसद वाली पार्टी को 5 सीटें उठा के दे दी जाएं। 5 वाले को 3, 3 वाले को 2, 2 वाले को 1 और उसके बाद उसकी मर्जर ज़रूर करवा लिया जाता है, बट मैंने नहीं देखा कि एक सांसद को 5 सीटें दी जाएं। ये विश्वास गठबंधन ने मुझ पर रखा, मैं भी उनके विश्वास पर खरा उतरा, 5 की 5 सीटें मैंने जीती। तो आज तक मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करके गठबंधन में मुझे रखा जा रहा है। वो मान सम्मान हमेशा मिला है। बट हैविंग सेड इट ऑल, अंतोगत्वा जब 5 दल एक साथ आते हैं तो बड़े लक्ष्य के लिए आते हैं। मेरे लिए गठबंधन हमेशा से प्रायोरिटी रहा है। गठबंधन का प्रदर्शन अच्छा रहे, गठबंधन में किसी तरीके की कोई दरार ना हो, एक सीमेंटिंग फोर्स के तौर पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास काम करे, इस सोच के साथ मैं गठबंधन में आगे बढ़ रहा हूँ। यानी प्रधानमंत्री का जो हनुमान है वो रहेंगे एनडीए में, कहीं जाने वाले तो नहीं? बिल्कुल नहीं। ये बात मैं कितनी बार कह चुका हूँ कि मेरा समर्पण जो मेरे प्रधानमंत्री के प्रति है वो अतुलनीय है। उसकी आप तुलना किसी से नहीं कर सकते, उसका कोई पर्याय नहीं हो सकता। वो समर्पण कल था, आज है, हमेशा रहेगा। मैं इस बात को कई बार कह चुका हूँ कि जब तक मेरे प्रधानमंत्री हैं तब तक मजबूती से मेरी पूरी पार्टी उनके साथ है। अच्छा, ये बताइए, आप बीच में जो शगुफा पूरा चला था, ये सिर्फ शगुफा था या इसमें कोई सच्चाई है? अभी भी चुनाव लड़ने का इरादा है आपका, बिहार विधानसभा चुनाव? बिल्कुल, इसको लेकर अभी भी पार्टी के भीतर चर्चा हो रही है, बट अंटिल एंड अनलेस दिनों से चर्चा चल रही है रोहित, जब तक सीट शेयरिंग नहीं हो जाएगा, मतलब हम लोग कोई फाइनल कॉल नहीं ले सकते ना। अभी तो हमें पता ही नहीं कि भाई कितनी सीटों पे हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं या कहाँ कहाँ से हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, कौन कौन सी सीटें हम लोग को दी गई हैं। तो ऐसे में मैं सिर्फ ये फैसला लेके बैठ जाऊँ कि भैया मैं चुनाव लड़ रहा हूँ और सब मेरे चुनाव की तैयारियों में लग जाएं, डजंट मेक एनी सेंस। इट हैज़ टू बी अ कलेक्टिव डिसीजन कीपिंग ऑल द सेगमेंट्स विद इन द अलायंस, विद इन द पार्टी इंटैक्ट। तो इन तमाम चीज़ों पे, इन तमाम वर्टिकल्स पे पैरेलली चर्चाएं चल रही है। मुझे लगता है घोषणा एक ही साथ करने का सेंस बनता है। मैं आज से घोषणा करके बैठ जाऊँ कि भैया मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, ना अभी तक गठबंधन में सीटें तय हुई, ना सीटों का चयन हुआ, कौन कितनी सीटों पे क्या कैसे कैसे प्रचार प्रसार किया जाएगा, कैंपेन प्लान क्या होंगे, जब तक ये सारी चीज़ें फाइनल नहीं हो जाती मैं सिर्फ अपना एक सीट पकड़ के बैठ जाऊँ। मैं वो नहीं सवाल पूछूंगा कि आप बोलेंगे आप मैं ही पार्टी हूँ, सब तो मुझे ही फैसला लेना है, लेकिन इज इट स्टिल इन द पाइपलाइन? ऑफ कोर्स इट इज़ इन द पाइपलाइन। मतलब यू वांट टू कंटेस्ट बिहार असेंबली इलेक्शन? ऑफ कोर्स, जैसे मैंने बार बार कहा कि मेरी सोच राजनीति में आने की बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की वजह से रही है। मैं चाहता हूँ कि मैं बिहार में रहकर, तीसरी बार का सांसद हूँ, दिल्ली में रहकर एहसास हुआ है पिछले 11-12 सालों में कि जिस भूमिका में मैं अपने आप को बिहार में देखता हूँ वो बिहार में रहकर ही पूर्ण हो सकती है। तो ऐसे में मेरी इच्छा ज़रूर है, पार्टी के भी कई एक बड़ा पक्ष ऐसा है जो ये इच्छा रखता है कि मैं चुनाव लड़ूं। अभी भी ये है, मतलब ये मामला खत्म नहीं हुआ है, आप लड़ेंगे चुनाव? कतई ना ख़त्म हुआ है ना ठंडा हुआ है, बट हाँ इसके ऊपर अंतिम मोहर तब लगेगी जब पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठेगा, और पार्लियामेंट्री बोर्ड सिर्फ मेरे चुनाव लड़ने के लिए नहीं, सारी सीटों के लिए बैठेगा। मैं बस यही जानना चाहता कि चुनाव लड़ना है, आपका पाइपलाइन अभी है कि नहीं? एब्सोल्युटली, हाँ। अच्छा, चलिए अब दूसरा एक चीज़, अब थोड़ा विपक्ष के बारे में भी बात कर लेते हैं। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने यात्रा निकाली। राहुल गांधी ने तेजस्वी का नाम को आगे नहीं बढ़ाया सीएम के लिए, तेजस्वी ने खुद अपना नाम आगे बढ़ाया, अखिलेश यादव ने तेजस्वी का नाम आगे बढ़ाया। खटपट इस लेवल तक पहुंच गई है कि तेजस्वी 2 दिन पहले मुजफ्फरपुर में कहते हैं कि 243 सीटों पर मैं ही चुनाव लड़ रहा हूं। मतलब यू वांटेड टू गिव अ मैसेज कि भाई कांग्रेस भी अगर लड़ रही है तो मैं ही हूँ। तो क्या चल रहा है, ये विपक्ष के घर में क्या चल रहा है? जब चिराग पासवान कहता है कि मैं 243 सीटों पे चुनाव लड़ूंगा तो छूटते यही विपक्ष के तमाम नेता, तमाम दल सामने आ जाते हैं और कहते हैं कि गठबंधन में दरारें हैं, गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, ये अलग चुनाव लड़ने की ये तैयारी कर रहे हैं। मेरे बारे में ये पूरी पृष्ठभूमि बांध दी जाती है। आज जब नेता प्रतिपक्ष बिहार उन्होंने जब इस बात को कहा तो इसके क्या मायने निकाले जाएं कि क्या गठबंधन में दरारें हैं? देखिए, जब कोई एक बड़ा चेहरा होता है या कोई एक ऐसा फैक्टर होता है जो चुनाव को प्रभावित कर सकता है तो वो अपने आप को इस भूमिका में ज़रूर देखना चाहता है कि मैं हर सीट पे अपना समझ के मैं उसको चुनाव लड़ूँ। मैं ये मानता हूँ कि शायद मेरे छोटे भाई उन्होंने इसी सोच के साथ ये बयान दिया होगा, बट अगर गठबंधन में अपना वर्चस्व दिखाने की सोच के साथ ये बयान दिया है तो मैं नहीं कह सकता। इसके कारण हो सकते हैं कि हम लोग इस तरीके से सोचें, क्योंकि उन्होंने पूरी यात्रा राहुल जी के साथ उन्होंने कर दी, उनके लिए ड्राइवर भी बन गए, गाड़ी भी चला ली, पीएम की भी घोषणा कर दी, पीएम बनाने तक की उनकी घोषणा कर दी, सब कर दिया।
बट उसके बावजूद कांग्रेस की तरफ से, राहुल जी की तरफ से मेरे छोटे भाई को मुख्यमंत्री पद का दावेदार घोषित नहीं किया गया। संभवतः इस बात की टीस तो होगी ही मन में। दोबारा एक यात्रा पे निकलना, एक यात्रा के समाप्ति के बाद, जबकि गठबंधन के साथ आप ऑलरेडी एक यात्रा कर चुके हैं, उसके बाद इस तरीके से अकेले यात्रा पे निकलने का क्या मकसद है, मेरी समझ के परे है। बट पुनः वो यात्रा पे निकले हैं तो कहीं ना कहीं कांग्रेस उस यात्रा का आज हिस्सा भी नहीं है। बिल्कुल उस यात्रा का हिस्सा नहीं, क्योंकि गठबंधन के साथ वो यात्रा हो चुकी है। अभी अपने दल को लेके यात्रा पे निकले तो कहीं ना कहीं कुछ ठीक नहीं है। अब यही अगर विपक्ष होता हम लोग की जगह, तो अभी तक पूरा नैरेटिव सेट कर दिया होता। बट हकीकत ये है कि हम लोग अपने काम पे ध्यान देने में हम लोग ज़्यादा विश्वास रखते हैं। कल मेरे प्रधानमंत्री आए हुए थे पूर्णिया में, उन्होंने एयरपोर्ट का उन्होंने उद्घाटन किया। सोचिए अब ये वो बदलता हुआ बिहार है जहाँ एक छोटा सा एयरपोर्ट होता था। पटना का एयरपोर्ट देख लीजिए, पूर्णिया का एयरपोर्ट देख लीजिए, एक ही राज्य में अब 4 हम लोग के पास एयरपोर्ट आ गए हैं। 2 एम्स हम लोग के पास बहुत जल्द मिल जाएंगे, खुल जाएंगे। तो ये हम लोग का ध्यान इस दिशा में केंद्रित है कि अपनी लकीर, विकास की लकीर को इतना लंबा खींचना है कि ऑटोमेटिकली इनके जंगल राज की लकीर छोटी हो जाएगी। जंगल राज आप लोग को आज भी लगता है कि ये सबसे बड़ा आप लोग का एक पोल प्लैंक है? क्योंकि इसी पर हम देखते हैं अंत में जो होता है जंगल राज की याद आप लोग ज़रूर दिलाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि जंगल राज का नैरेटिव आखिर कब तक? क्या लगता है कि आज भी एक फैक्टर है ये शब्द जंगल राज? रोहित, ये फैक्टर है, और इसको फैक्टर बनना क्यों ज़रूरी है मैं इसको भी थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। क्योंकि ये ऑफकोर्स ही हम लोग के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि भाई कब तक आप लोग जंगल राज 20 साल हो गए आपको, है ना। बट हकीकत ये है कि जो इन 20 सालों में पैदा हुआ या जो 2005 के बाद पैदा हुआ, उसको नहीं पता है कि राजद की सोच क्या है। उसको नहीं पता है कि राजद कांग्रेस ने किस तरीके से इन्होंने बिहार को बर्बाद करने का काम किया। मुझे लगता है शायद हम लोग वो आखिरी पीढ़ी हैं 80 के दशक के या हम लोगों से पहले वाले, जिनको वो 90 का दशक, उनको वो दौर वो याद है कि किस तरीके से बिहार में हत्या, अपहरण, लूटमार, डकैती, ये सारी चीज़ें चरम सीमा पर होती थीं। ऐसे में कहीं गलती से इन लोगों की सरकार वापस आती है तो सोचिए आज बिहार को उस जंगल राज की वजह से उभरने में कितना समय लगा। हम लोग बाकी राज्यों को देखते हैं, दिल्ली, बम्बई जैसे शहरों को देखते हैं जो कि इतना विकास कर लिए, तो भैया बिहार भी तो उसी समय आज़ाद हुआ ना। ये कौन से अलग समय पे आज़ाद हुआ था? आज अगर बिहार इतना पिछड़ा है, क्यों? क्योंकि 90 के दशक में वो खाई इतनी ज़्यादा खोद दी गई थी। कहीं गलती से ये लोग फिर वापस आ गए और फिर से उसी तरीके से बिहार में ये तांडव इन लोगों ने शुरू कर दिया, अपराध का, भ्रष्टाचार का। तो सोचिए बिहार फिर कितना पीछे चला जाएगा और फिर कितना समय लगेगा आगे बिहार को लेकर आने के लिए। तो इसीलिए, क्योंकि जो फर्स्ट टाइम वोटर है, 2005 के बाद पैदा हुआ यंगस्टर, उसको नहीं पता होगा और कहीं गलती से वो भाग गया, फॉल्स नैरेटिव में चला गया, तो हम लोग फिर बहुत पीछे चले जाएंगे। इसीलिए उन बातों को याद दिलाना, बताना ज़रूरी है। 2020 में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के दावेदार थे। चलिए 5 साल का वक्त हो गया है, अभी भी वो सीएम इन वेटिंग है। क्या लगता है कुछ मौका है या फिर सीएम इन वेटिंग में भी लंबा इंतज़ार है? प्रभु ऐसा ना बोले, इन वेटिंग वाला शब्द ना कभी कभी इन वेटिंग ही रह जाता है। हम लोगों ने अलग अलग संस्थाओं, अलग अलग जगहों, अलग अलग क्षेत्रों में देखा है, जब किसी के नाम के आगे इन वेटिंग लग जाता है तो वो लंबे समय तक उनकी महत्वाकांक्षाएं पूरी हो ही नहीं पाती हैं। तो ऐसे में मुझे नहीं पता कि वो इन वेटिंग कब तक रहेंगे, नहीं रहेंगे, बट मैं ये मानता हूँ कि जब तक राष्ट्रीय जनता दल अपने पे काम नहीं करेगा, ये लोग 2020 के परिणामों को लेकर ना इतने, लेट मी यूज़ द वर्ड अहंकार में आ गए हैं कि इनको लगता है कि वो जीत सिर्फ और सिर्फ इनकी वजह से थी। रोहित, आप भी आकलन कीजिएगा, जितने सेफोलॉजिस्ट हैं उन्होंने भी आगे पीछे इसके ऊपर मंथन किया ही है। अगर आप यूनाइटेड एनडीए 2020 में भी अगर आप देखते, अगर यूनाइटेड एनडीए 2020 में भी अगर रहता तो कतई इनका प्रदर्शन ये नहीं रहता ना। अगर उस वक्त अगर जनता दल यूनाइटेड भारतीय जनता पार्टी के साथ रहता, ये आरोप भी तो मुझ पर लगता ही है ना कि भैया मेरी वजह से जेडीयू को नुकसान हुआ, ये हुआ। तो जब मेरी वजह से नुकसान हुआ, अगर मैं साथ में रहता जेडीयू के, जहाँ जहाँ पे वो लोग चुनाव लड़े, तो क्या राष्ट्रीय जनता दल वहाँ से जीतती? सीन कुछ और रहता है। तो फिर तो आज जब ये लोग कहते हैं कि भैया हम लोग इतनी बड़ी पार्टी हैं, इतनी बड़ी पार्टी हैं, तो आपको ये भी तो याद रखना होगा कि भाई उस वक्त दरार हुई थी विभिन्न कारणों की वजह से, जिसका लाभ आपने लिया। बट आज आपको वो लाभ नहीं मिलेगा। आज यूनाइटेड एनडीए के साथ हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, तो ऐसे में आप दहाई का भी आंकड़ा पार कर लीजिए, ये भी आपके लिए उपलब्धि होगी। चिराग भी मुख्यमंत्री तो बनना चाहते हैं।
इस प्रश्न की आज की तारीख में रोहित, और ख़ास तौर पे जब हम लोग चुनाव की दहलीज में, कोई मायने नहीं रखते भविष्य के घर में क्या है क्या नहीं, ये भविष्य में हम लोग चर्चा करेंगे। बट आज की तारीख में जब सीएम पद की कोई वैकेंसी ही नहीं है, जब गठबंधन ने सर्वसहमति से मौजूदा मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व को स्वीकार किया, तो ऐसे में ऐसे सवाल और उन पर दिया गया कोई भी जवाब सिर्फ बिना मतलब कि का भ्रम पैदा करते हैं, जिसका लाभ विपक्ष लेता है। तो कतई आई 30-35 I never ignore any 30-35 question. में ही बिहार में रहना चाहते इसको भी हम लोग जल्द ही हम लोग क्लियर कर देंगे रोहित। मतलब चर्चाओं का दौर शुरू है, मुझे लगता है अब आंकड़े बहुत जल्द सामने आ जाएंगे, अधिकृत आंकड़े, सूत्रों के हवाले वाले नहीं। आप भी तो कभी चाहते होंगे ना कि मैं भी आज नहीं, ठीक है चले, अभी नीतीश जी का दौर चल रहा है, आगे चल के मुझे भी मौका मिले, मैं भी बिहार। क्रॉस द ब्रिज व्हेन इट कम्स, जब 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 ऐसी परिस्थितियां बनेंगी उस वक्त आप खुल के ये सवाल मुझसे पूछेगा। बट आज जब सवाल में बच क्यों रहे हैं? आज जब कोई वैकेंसी, मैं बच नहीं रहा रोहित, बट होता क्या ना, मैं कोई भी बातें कहता हूँ उसके बहुत अलग मायने निकाल दिए जाते हैं, और मेरे बारे में ये भ्रम खड़ा कर दिया जाता है कि मैं गठबंधन के भीतर रहकर गठबंधन में दरारें पैदा कर रहा हूँ, जबकि मैं उस सोच का व्यक्ति हूँ कि अगर मुझे कहीं पे कोई चीज़ बॉदर करेगी, मैं अपने आप को खुद उससे अलग कर लूँगा। 2020 में मैंने किया ही ना, बट गठबंधन में रहकर गठबंधन को आप नुकसान पहुंचाएं, ये सोच मेरी कभी नहीं रही। बट मेरे कोई भी एक बयान जो मैं दे दूंगा, उसको लेकर फिर एक ऐसी धारणा बांधी जाती है कि चिराग गठबंधन में असहज, अलग होने की सोच, ये वो। तो अब ऐसे कोई सवाल पे जाना ही नहीं है जिसका मौजूदा परिस्थिति में कोई मायने ना हो। प्रधानमंत्री घुसपैठियों का जो मुद्दा उठा रहे हैं, ये लगता है वाकई एक बड़ा मुद्दा है बिहार के, अगर संदर्भ में हम देखें, चुनाव के संदर्भ में देखें। बिल्कुल ये बड़ा मुद्दा है, और ये अपने में एक बहुत चिंता का विषय है। कल हम लोग जिस सीमांचल के इलाके में थे, ऐसे सीमावर्ती इलाकों में ये चिंताएं और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। जिस तरीके से घुसपैठ करके इल्लीगल तरीके से लोग सीमा को पार कर कर हमारे देश में आते हैं, हमारे देश के संसाधनों पर जिस पर पहला हक अधिकार भारतीयों का है, उस पर वो अपना दावा रखते हैं, और जिस तरीके से हमारे सबसे बड़े अधिकार, मताधिकार का दुरुपयोग कर कर चुनाव को प्रभावित करने का कार्य प्रयास इनके द्वारा किया जाता है, कतई इसको कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता और नहीं करना चाहिए। इसीलिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग नीति इसके खिलाफ होनी चाहिए, घुसपैठ के खिलाफ होनी चाहिए, जिसका मेरी पार्टी पूरी तरीके से समर्थन करती है। आखिरी सवाल, इस बार के चुनाव में क्या लक्ष्य लेकर चल रहे हैं इंडिया के लिए, और क्या नीतीश कुमार के नेतृत्व में आप चुनाव लड़ रहे हैं, मुख्यमंत्री भी क्या वही बनेंगे, क्या चिराग का समय मतलब उनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, आपको लगता है? बिल्कुल बनाया जाएगा जब उनके नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, और इस बात में कहीं कोई संदेह नहीं है कि नेतृत्व ने सर्वसहमति से मुख्यमंत्री जी का नेतृत्व स्वीकार किया है। और मैं मानता हूं कि जैसा मैंने कहा कि एक बड़े लक्ष्य की ओर हम लोग अग्रसर होने, 225 से ज़्यादा सीटें जीतकर इस बार हम लोग सरकार बनाने की हम लोग सोच रखते हैं, और मैं मानता हूं कि हम 5 दलों के कॉम्बिनेशन में वो क्षमता है कि हम लोग इस लक्ष्य को पूरा करेंगे। चिराग, आपने आज तक से बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।